अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ। अनुसूचियाँ यानी कि लिस्ट बनाना। और अभी हम एक ऐतिहासिक प्रमाण से देखेंगे कि कैसे कानूनों, नियमों और संविधानों में जनजातियों और जातियों की पहचान को बनाया गया। 1935 में अंग्रेजों ने उन जनजातियों की सूचियां बनाई जिन्होंने उनके खिलाफ विरोध किया था। ये सूचियां उन्होंने भारत सरकार अधिनियम के तहत डाली थी और इसमें जनजातियों को आपराधिक जनजातियां कहा गया, यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स। क्योंकि और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने अंग्रेज राज्य के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद भारत के स्वतंत्रता के बाद 1989 में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारी क्रियाओं को दंड देने हेतु नया कानून बनाया गया और इस कानून का नाम था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ये भारत के संविधान का एक बड़ा कदम था जनजातियों और जातियों के खिलाफ हो रहे भेदभाव और शोषण को रोकने का एक बड़ा कदम था। लेकिन अभी भी हमें इस पर काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इस नियम के अंदर जब कोई केस दर्ज करता है तो बहुत साल तक वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े रहते हैं। उसके बाद 1990 में अन्य पिछड़े वर्ग नाम का एक नया वर्ग तैयार किया गया था और ये 1989 और 1990 के कानून हम ज्योतिबा फुले, पेरियार या डॉक्टर अंबेडकर जैसे अन्य दलित नेताओं के विरासत के बिना नहीं देख सकते। ये उनके काम और क्रियाओं का एक अंश है जो हम आज देख रहे हैं। तो अन्य पिछड़े वर्ग क्या है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के से एक अलग वर्ग है, परंतु इस वर्ग के सदस्यों के साथ भी समाज में वही भेदभाव होता आ रहा है। जाति आधारित भेदभाव सिर्फ हिंदुओं में नहीं बल्कि भारत के काफी धर्मों में होता है। जैसे कि इस्लाम धर्म को पालन करने वाले लोगों में अशरफ या अजलफ समुदायों के बीच में भी भेदभाव होता है। अन्य पिछड़े वर्ग नामक वर्ग सबसे पहले 1953 में काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट के अंदर ये नाम दिया गया था और ये रिपोर्ट काफी साल तक दबाई गई थी। उसके बाद 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की वजह से अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला। लेकिन हमें यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि मंडल कमीशन का रिपोर्ट भी 1990 से करीबन 10 साल पहले बनाई गई थी ये रिपोर्ट। लेकिन उसके 10 साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी का दौरा था और इसलिए उस रिपोर्ट को नकारा गया और 10 साल बाद ही उसके विचारों पर हमने कानून में कुछ बदलाव देखे। अन्य पिछड़े वर्ग मंडल कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 41% लोग इस वर्ग के अंदर आते हैं और इसी से अगर आप जानते हो तो बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में काम करती है उसमें से बहुजन शब्द इसी नंबर की वजह से हम देख सकते हैं कि वे बहुत लोग हैं और इन सभी लोगों को एकजुट करने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। आदिवासी संघर्ष। अभी तक हम जनजाति शब्द का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन असलियत में वे लोग स्वयं अपने आप को आदिवासी कहते हैं। जनजाति सरकारी भाषा में उन्हें कहा जाता है और कानूनी भाषा में। तो आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी होना, कि किसी भी
राजा या प्रजा के आने के पूर्व भारत की भूमि पर ये लोग रहते थे और उन्हें ही आदिवासी कहा जाता है। अंग्रेज राज में औपनिवेशिकता और आधुनिकता की विचारधाराओं की वजह से आदिवासियों पर बहुत शोषण हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वे सिर्फ जंगलों में रहते हैं और उनकी अनोखी संस्कृति को कोई समझ नहीं पा रहा था। स्वतंत्रता के बाद भी हम ऐसा हमें ऐसा प्रतीत होता होगा कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भारत सरकार में बदलाव आया, परंतु ऐसा नहीं था। वनों पर अभी भी सरकार का एकाधिकार जारी था। इसका अर्थ है कि अगर आदिवासी जंगल पर रह रहे हों और जंगल से ही उन्हें उनकी आय मिलती हो, तो भी सरकार उस भूमि को हड़प सकती है अपने स्वयं के हित के लिए, अगर उन्हें फैक्ट्री या रोड बनानी हो तो। और उस ज़मीन पर फिर आदिवासियों का कोई हक नहीं रहता, जबकि वो उनकी ज़मीन है। और ऐसा एक उदाहरण हम कलिंग नगर, जो उड़ीसा में एक शहर है, वहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। तो टाटा स्टील नामक एक बड़ी कंपनी है, आप टाटा जानते ही होंगे, तो वो स्टील का भी काम करती हैं। वे वह कंपनी कलिंग नगर में एक फैक्ट्री खड़ी करना चाहती थी स्टील बनाने के लिए, लेकिन वह भूमि आदिवासियों की भूमि थी, जंगल की भूमि थी। और इसके चलते-चलते आदिवासियों ने, जो उस भूमि पर रहने वाले थे, जिन्हें अब हटाया जा रहा था वहाँ से, उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसके दौरान पुलिस ने उन पर गोलीबारी की, गोलियाँ चलाईं, काफ़ी लोग घायल हुए और कुछ लोगों की मौत भी हुई। और ये बस एक उदाहरण है, आदिवासियों और सरकार के बीच में ऐसा तनाव हमें बहुत सारी जगहों में दिखता है। जैसे कि सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी पर बना, वह 30 साल से आज भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। अब हम आते हैं स्त्रियों और पुरुषों के बीच के भेदभाव पर। स्त्रियों और पुरुषों के बीच का अंतर प्राकृतिक नहीं, सामाजिक है। हम इस पूरे पाठ में यही बोलते आ रहे हैं कि प्राकृतिक भिन्नताओं की वजह से भेदभाव नहीं होता, बल्कि सामाजिक कारणों की वजह से होता है। स्त्रियाँ सच में कमज़ोर या अबला होती, तो मातृवंशीय समाज इस दुनिया में होते ही नहीं। मातृवंशीय समाज वे होते हैं जहाँ पर संपत्ति, धन, आय और परिवार का नाम स्त्रियों से चलता है। लेकिन हम पितृवंशी समाज में रहते हैं। 19वीं सदी में काफ़ी स्त्रियों ने अपना अपने विचार आगे प्रस्तावित किए। उनमें से 2 हम यहाँ देख रहे हैं, जो हैं ताराबाई शिंदे, जो बाईं तरफ हैं, और बेगम रोकेया, जो दाईं तरफ हैं। ताराबाई शिंदे ने स्त्री-पुरुष तुलना नामक एक किताब लिखी। उसमें काफ़ी सरल टाइटल नाम है इस पुस्तक का, स्त्रियों और पुरुषों के बीच में तुलना, और वह ये एक कहानी के द्वारा करती हैं। एक स्त्री किसी स्त्री को बच्चा होने वाला था, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह स्त्री वो बच्चा गिराना चाहती थी। और क्योंकि वह बच्चा गिराना चाहती थी और क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, उनको समाज से निकाल दिया गया था, उन पर काफ़ी लांछन लगाए गए थे। लेकिन ताराबाई शिंदे ये प्रश्न करती हैं कि उस बच्चे के पिता पर वही लांछन क्यों नहीं लगे? तो पूरी किताब उनकी एक ये विचारधारा को और एक्सप्लेन करती हैं। बेगम रोकेया ने सुल्तानाज़ ड्रीम, यानी सुल्ताना का सपना, ये किताब लिखी। उसमें ये काफ़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि उसमें जो काम आज स्त्रियाँ करती हैं,
वे उस किताब में पुरुष करते हैं। जैसे अगर स्त्रियाँ बच्चों की देखभाल करती हैं, तो किताब में पुरुष बच्चों की देखभाल करते हैं। या अगर स्त्रियों को आज एयर फ़ोर्स में कुछ काम करने की इजाज़त नहीं है, तो उस किताब में वे वो कर सकती थीं। समाज सुधारकों का स्त्रियों के सहयोग में काम। तो समाज सुधारक कौन होते हैं? वे होते हैं जो समाज में हो रही अ, मुसीबतों को कम करने की कोशिश करते हैं। और 19वीं सदी में ऐसे काफ़ी लोग थे जो अंग्रेज़ी राज के खिलाफ और भारत की समाज में व्यापक ऐसी बातों को कम करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक हैं राजा राम मोहन रॉय। वे बंगाल के एक विद्वान और धनी पुरुष थे। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ 1828 में आंदोलन रचा और ब्रह्मो समाज की स्थापना की। हम जानते हैं कि सती प्रथा वह है जहाँ अम, अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद स्त्रियाँ उनकी चिता पर खुद को जलाती थीं और स्वयं भी मौत के हवाले हो जाती थीं। काफ़ी बार ये अनैच्छिक था। उन स्त्रियों को मजबूर किया जाता था कि वे चिता पर अपने आप को जलाएँ। और इस प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने आंदोलन रचा और तब भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के साथ उन्होंने इस प्रथा को बंद करवाया। महादेव और रमाबाई रानडे ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे और महादेव रानडे एक प्रोफेसर थे, वे टीचर थे और रमाबाई रानडे उनकी पत्नी थीं, लेकिन वे उनसे बहुत उम्र में छोटी थीं। लेकिन उन्होंने भी अपनी पत्नी को पढ़ाया और इसके साथ ही साथ उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, जो कि महाराष्ट्र और भारत में तब उसकी इजाज़त नहीं थी, इस पर भी गौर किया। ज्योतिबा फुले, वे भी महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे और वे दलित जाति में से थे और उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इस सत्यशोधक समाज एक धर्म के समान था, जहाँ पर सिर्फ सत्य की पहचान और परख करने की कोशिश की जाती थी। ये सारे हिंदू समुदाय के लोग थे। इसके साथ ही साथ सर सैयद अहमद खान जो एक मुसलमान थे और अ, उत्तरी भारत में उनका बहुत बड़े पैमाने पर उनकी फॉलोइंग थी। उन्होंने भी स्त्रियों के शोषण के खिलाफ काम करने की कोशिश की। आज भारत के संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या समूह के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो इन सभी लोगों के 200 साल पहले किए गए कामों अ, का रिवॉर्ड हमें आज मिल रहा है। महिलाओं, जातियों, जनजातियों के अलावा अन्यथा सक्षम लोगों का संघर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है भेदभाव, शोषण और बहिष्कार के बारे में जानने के लिए। अन्यथा सक्षम होते हैं, वे सिर्फ शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित नहीं होते, बल्कि समाज में उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं की जाती। जैसे अगर कोई व्यक्ति व्हीलचेयर पर हो और किसी बिल्डिंग में 10 फ्लोर हों और कोई लिफ्ट ना हो, तो वो 10वें फ्लोर तक नहीं पहुँच पाएँगे। ये उनकी ज़रूरतों को न मिलना कहा जाएगा। इसके साथ ही साथ अन्यथा सक्षम लोगों की निरोगिता से के कुछ गलत तात्पर्य भी समाज में प्रोत्साहित किए जाते हैं। इनमें से कुछ हैं अन्यथा सक्षम लोगों को अपमानजनक विशेषणों
द्वारा बुलाना या ये समझना कि वे हमेशा कमज़ोर होते हैं या उन्हें हमेशा हमारी मदद की ज़रूरत होती है। अगर कोई व्हीलचेयर पर हो और हम बिना उनसे उनकी इजाज़त माँगे, उनकी व्हीलचेयर को धक्का लगाने लगे, ये समझकर कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, ये भी उनको अपमानित करने के अंदर आता है, क्योंकि हमने उनका परमिशन नहीं माँगा और वे भी व्यक्ति हैं, उनकी भी विचार हैं और हम उन्हें ऐसे इस प्रकार छू नहीं सकते उनकी इजाज़त के बिना। ट्रांसजेंडर और प्रजाति यानी रेसिज़्म इन ये भी 2 सामाजिक शोषण और बहिष्कार के पहलू हैं, जो आपके पाठ में कुछ कहानियों द्वारा इन इनका विवरण किया गया है। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? हम सब जानते हैं कि हम सब 2 लिंगों के साथ जन्म लेते हैं, या तो महिलाएँ या पुरुष। ट्रांसजेंडर भी ऐसे ही उनका जन्म होता है, लेकिन धीरे-धीरे जीवन जैसे व्यतीत होता है, उन्हें ये पता चलता है कि जिस लिंग के साथ उनका जन्म हुआ था, वे उस लिंग के साथ उनका नाता कमज़ोर होने लगता है और उन्हें लगता है कि वे दूसरे लिंग के लोगों के साथ ज़्यादा घुल-मिल सकते हैं और स्वयं ही वह लिंग के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। जैसे अगर मेरा लिंग अभी स्त्री है, लेकिन चलते-चलते मुझे ये लगने लगे कि मैं पुरुष हूँ, तो उसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ये उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है, जिसे हम नकार नहीं सकते। प्रजाति या रेसिज़्म इसका प्रभाव भारत में थोड़ा कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने वाले लोगों के साथ इस पर बहुत भेदभाव होता है और हम सब ये जानते हैं। लेकिन इन चित्रों में ये साउथ अफ्रीकी चित्र हैं, जहाँ पे श्वेतों और अश्वेतों के बीच बहुत भेदभाव होता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेंच है, वह खाली है क्योंकि सिर्फ़ श्वेत उस हिस्से पर बैठ सकते हैं और अश्वेत सिर्फ़ उस हिस्से पर बैठ सकते हैं या उनको बैठने की जगह ही नहीं होती। इस प्रकार से समाज में ऐसी व्यवस्थाएँ खड़ी कर दी गई हैं, जहाँ पर प्रजाति आधारित भेदभाव बहुत सरलता से हमें दिखता है। इसके साथ-साथ हम इस पाठ के अंत पर आते हैं।